चल जल्दी जल्दी चल बलराम, वो तालाब रास्ते में ही पड़ने वाला है। और सुन, जैसे ही वो तालाब आए ना, अपने कदमों की रफ्तार तेज कर देना। अरे क्या कहूँ तुझको भी मैं, सबने कहा था कि दूसरे रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, पर तू है कि माना ही नहीं। पता नहीं क्या कहूँ तुझे, जल्दी जल्दी चल। ये सुनकर बलराम हंसने लगा। क्यों भाई, क्या अंदर से दुखी हो रही है क्या? डर लग रहा है क्या? बकवास मत कर हरिया। अरे मैं भी वैसे तो काफी समय से सुनता आ रहा हूँ कि उस तालाब में एक काला हंस रहता है जो सामने आकर सवाल पूछता है। अरे धात, अरे मूर्ख, काला हंस हो या सफेद हंस, कभी भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकता है क्या? नहीं ना। बलराम इतना कह ही रहा था कि हरिया घबरा उठा। तालाब आ गया, जल्दी जल्दी चल, अरे जल्दी जल्दी चल बलराम, चल 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 चल। हरिया बलराम का हाथ पकड़कर लगभग भागने लगा, लेकिन अगले ही पल तालाब से रंग बिरंगी किरणें फूटी और वहाँ एक काला हंस प्रकट हुआ। काले हंस को देखकर हरिया और बलराम डर गए। तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा था रे हरिया, यहाँ तो सच में काला हंस रहता है। हे भगवान। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से तेजी से भाग रहे थे, लेकिन चाहे जितना भी तेजी से भागो, मुझसे नहीं भाग सकते। जब तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं दोगे, यहाँ से नहीं जा पाओगे। देखो, हमें जाने दो काला हंस। हमने सुना है कि जिस किसी से भी तुम सवाल पूछते हो, वो अगर उत्तर नहीं दे पाया तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। देखो, हमें जाने दो। बगैर उत्तर दिए तुम दोनों तो यहाँ से नहीं जा सकते। चलो, अब मेरा सवाल सुनो। सच क्या है, जिसे देखना आसान हो या जिसे देखना मुश्किल हो? हरिया गहरी सोच में डूब गया। वही जिसे देखना आसान हो। सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जो दिखे वही सत्य है। हाँ हाँ हाँ, हरिया बिल्कुल सही कह रहा है, जिसे देखना आसान हो। तुमने दिया है गलत उत्तर। इतना कहते ही काले हंस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो हरिया और बलराम पर पड़ी और दोनों तालाब में गिरकर रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो गए। अगले ही क्षण काला हंस भी गायब हो गया। अगले दिन हरिया और बलराम के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी। गांव वालों, हरिया और बलराम ने जो गलती की वो तुम मत करना। अब से कभी भी जंगल में उस तालाब वाले रास्ते से मत जाना। वो काला हंस तुमसे भी सवाल पूछेगा और अगर गलत उत्तर दोगे तो तुम गायब हो जाओगे। हाँ, सही कह रहे हैं सरपंच जी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि गांव वाले आखिरकार ये रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि गांव के सुखिया चाचा ने कुछ दिन पहले मोहन को गायब होते देखा था। उन्होंने देखा था कि काला हंस मोहन से सवाल कर रहा था और वो जवाब नहीं दे पाया, और बस फट दने तालाब में गिरकर गायब हो गया। बस उसी दिन से लोग गायब होने लगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर फैल गया। तभी दुर्गापुर के बड़े व्यापारी धनीराम का पुत्र अशोक वहां पहुंचा और सबका मजाक उड़ाने लगा। सही बताऊं, तुम सब लोग ना एक नंबर के डरपोक हो। देखो, सीधी बात है, मैं तो उसी तालाब वाले रास्ते से जंगल जाऊंगा। अगर वहाँ काला हंस मेरे सामने आ गया तो अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। बड़ा आया, सवाल पूछना ही भूल जाएगा मेरे सामने। इतना कहकर अशोक चला गया। बड़ा आया, यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेगा।
और अंदर जाकर अपने पिता की हवेली में मुंह छिपा लेगा। ये तो जंगल जाता ही नहीं है, बस गांव वालों का मजाक उड़ाने चला आता है। बेवकूफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी। ऐसे लोगों को बस गांव वालों को तंग करना आता है। हाँ, नहीं तो। थोड़ी देर बाद सभा खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने घर चल दिए। उसी गांव में गौरी नाम की एक सुंदर लड़की थी जो अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पिता बहुत बूढ़े थे, इसलिए गौरी ही जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती और घर चलाती। गौरी लकड़ियां लेकर लौट रही थी कि तभी अशोक रास्ते में आ गया। ओ गौरी, जरा इधर भी तो गौर फरमाओ। अरे भाई, कब तक अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से ये बड़ी बड़ी भारी भारी कुल्हाड़ी चलाकर अपने हाथों की सुंदरता खराब करती रहोगी? अभी भी समय है, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। शादी कर लो मुझसे। अब देखो ना, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मान जाओ ना गौरी। तुझसे कितनी बार कहा है अशोक, मेरा रास्ता मत रोका कर। मेरे मन में तेरे लिए कोई प्रेम नहीं। आइंदा कभी बीच रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो उठा। ए गौरी, मैं इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनराम का पुत्र हूँ। गांव की लड़कियां मुझ पर मरती हैं, समझी? तो जो लड़कियां तुझ पर मरती हैं, उनसे ही विवाह कर ले। मुझे तेरे अंदर कुछ भी खास नहीं दिखता। मुझे बस इतना पता है कि तेरा पिता धनी है, पर तू निठल्ला, निकम्मा, आवारा, सिर्फ अपने पिता की कमाई पर ऐश करता है। अशोक गुस्से से तिलमिला उठा और गौरी वहाँ से चली गई। गौरी गांव पहुंची और अपनी लकड़ियां बाजार में बेच दी। फिर थकी हुई घर की ओर चली गई। लकड़ियां बेच गौरी घर लौट आई और सारा धन अपने बूढ़े पिता के हाथ में रख दिया। अरे क्या हुआ गौरी, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सारी घटना बताई। जब देखो धनीराम का पुत्र मेरा रास्ता रोक लेता है। ये सुनकर बालकृष्ण की आंखों में उदासी छा गई। हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरी लाचारी और काम चोरी का फायदा उठा रहा है। मैं कितना अभागा पिता हूँ। मुझे तेरे हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो उल्टा तुझ पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। क्या करूँ? बीमार हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा हाथ काम नहीं करते। ये सुनकर गौरी के आंसू बह निकले। ऐसे मत कहिए पिताजी कि आप मुझ पर बोझ हैं। बचपन से मैंने माँ को नहीं देखा, हमेशा आपको देखा। आपने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। आप मुझ पर बोझ नहीं है। रहा सवाल अशोक का, उसे मैं देख लूंगी। इतना कहकर गौरी ने चूल्हा जलाया और गरम गरम रोटियां बनाने लगी। कुछ देर बाद बालकृष्ण खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह बालकृष्ण ने गौरी से कहा, गौरी, आजकल उस तालाब की चर्चा बहुत चल रही है। कहते हैं वहाँ एक काला हंस आतंक मचा रहा है। वो लोगों से प्रश्न पूछता है और जो भी उत्तर नहीं दे पाता वो गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस होगा। हाँ पिताजी, गांव में बहुत लोग गायब हो चुके हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। न जाने गांव वाले महाराज से मदद मांगने क्यों नहीं जाते। अब मदद तो वो क्या ही मांगेंगे। हमारे राज्य का राजा तो आंखें मूंद कर बैठा है। उसे प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो तुझे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है तू, जरा ध्यान से जाना और उस रास्ते से मत जाना, है ना? चलो। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं तालाब के रास्ते से कभी नहीं जाती। इतना कहकर गौरी मुस्कुराई और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। बालकृष्ण घर के बाहर टहलने लगा। कुछ देर बाद बालकृष्ण बोला, आज थोड़ा जंगल में चहलकदमी करके आते हैं। वो जंगल में घूमने चला गया।
जंगल की सुंदरता देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि वो तालाब के नजदीक पहुंच चुका है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वही काला हंस प्रकट हुआ। अब तुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो वही गलती कर बैठा। अपनी बेटी को मना कर रहा था और खुद ही टहलते टहलते तालाब के पास आ गया। हे भगवान, हे भगवान। अब मेरे सवाल का जवाब दे, तभी वापस जा पाएगा। काले हंस ने वही सवाल पूछा जो उसने हरिया और बलराम से पूछा था, लेकिन बाल कृष्ण उत्तर नहीं दे पाया। अगले ही पल बाल कृष्ण तालाब में गिरा और रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। काला हंस भी गायब हो गया। ये दृश्य दूर से गांव का एक व्यक्ति देख रहा था। हे भगवान, बालकृष्ण चाचा भी गायब हो गए। ओह, मुझे ये बात तो तुरंत गौरी को बतानी चाहिए। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गौरी को ढूंढने लगा, मगर वो उसे नहीं मिली। शाम को जब गौरी घर लौटी, उसके पिता घर पर नहीं थे। पिताजी हमेशा घर पर रहते हैं, आज कहाँ चले गए? तभी वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा। गौरी! अरे गौरी! अरे भाई, मैं सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी अब तुझे कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गांव वाले ने पूरी घटना गौरी को बताई। मैं बहुत दूर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। काला हंस प्रकट हुआ। उसने बालकृष्ण चाचा से प्रश्न किया, वो उत्तर नहीं दे सके और गायब हो गए। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन बालकृष्ण के गायब होने की चर्चा और अफवाहें पूरे गांव में फैल गईं। गौरी अपने घर में फूट फूट कर रो रही थी। तभी धनीराम का पुत्र अशोक वहां आया। अरे गौरी, गौरी चुप हो जा। इतनी चिंता क्यों कर रही है? तेरा बूढ़ा पिता वैसे भी इतना बूढ़ा हो चुका था कि कुछ समय बाद तो चला ही जाता। तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं तेरे साथ हूँ ना। देख तू अब अकेली है। मेरा प्रस्ताव अभी भी खुला है। मुझसे विवाह कर ले, रानी की तरह बनाकर रखूंगा। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पिता गायब हो गए और तुम विवाह की बात कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अशोक तमतमा कर बोला। अरे बस, बहुत हो गया। मुझे अपमानित करने की भी एक हद होती है। अब तेरे ऊपर से तेरे पिता का साया उठ गया है। अब तू अकेली है। तेरे जैसी भिखारी की बेटी से गांव में कोई विवाह नहीं करेगा। समझ नहीं आता क्या? जब सब इनकार कर देंगे ना, तब नाक रगड़ती हुई मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मैं सीना ठोक के दावे के साथ कहता हूँ। बात करती है। इतना कहकर अशोक गौरी का अपमान करते हुए वहाँ से चला गया। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, गांव वाले अपने प्रियजनों को खोकर चुप बैठ गए होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं अपने पिता को वापस ला कर रहूंगी। मैं महाराज से मदद मांगूंगी। अगले दिन गौरी राजा सूरज के महल के राज दरबार में पहुंची। महाराज, मेरा नाम गौरी है और मैं दुर्गापुर गांव की रहने वाली हूँ। इतना कहकर गौरी ने सारी घटना राजा सूरज को बताई। मेरे पिता के अलावा गांव में न जाने कितने लोग उस काले हंस का शिकार हो चुके हैं। आप कुछ कीजिए महाराज। राजा सूरज क्रोधित नजरों से गौरी को घूरने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से तुम लड़की। हम इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते। हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। गौरी चौंक गई। महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं। आप ही अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ये हमें नहीं पता, पर हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से। राजा सूरज ने गौरी को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। गौरी निराश होकर घर लौटी और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? गौरी कुछ देर गहरी सोच में डूब गई। अचानक उठ खड़ी हुई और बोली,
कोई मेरा साथ नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने पिता को ढूंढूंगी। अब मैं उस काले हंस के पास खुद जाऊंगी। देखती हूँ ऐसा कौन सा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। इतना कहकर गौरी घर से बाहर निकली और जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे सरपंच मिला। अरे गौरी, कहाँ जा रही हो बेटा? तालाब के किनारे जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो काला हंस कौन सा सवाल पूछता है। ये पागल हो गई हो क्या बेटा? अरे तू वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। वापस ना आ पाई तो कोई बात नहीं, जब मेरे पिता ही नहीं है तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूँगी? या तो पिता को वापस लाऊंगी या फिर कभी नहीं लौटूंगी। सरपंच ने बहुत समझाया पर गौरी नहीं मानी। कुछ देर बाद वो तालाब की ओर बढ़ गई। गौरी तालाब के पास पहुंची और जोर से बोली, कहाँ है तू काले हंस? मेरे सामने आ। मैं भी जानना चाहती हूँ तेरा वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता और तू उसे गायब कर देता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और काला हंस प्रकट हुआ। तू बड़ी बहादुर लड़की है। अब तक जितने भी लोग यहाँ पर आए डर कर आए, लेकिन तू पहली लड़की है जिसने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई। तेरी आंखों में बहादुरी है। मुझे लगता है कि तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगी। सुन, सवाल ये है कि सच क्या है, जिसे देखना आसान हो या जिसे देखना मुश्किल हो? गौरी क्रोधित हो उठी। बस इतने से सवाल के लिए तो लोगों को गायब कर देता है। जवाब सुन, सच वही है जिसे देखना मुश्किल हो, क्योंकि आसान सच हर कोई देख लेता है, लेकिन असली सच वही होता है जो दिल की गहराई में छुपा होता है। ये सुनकर काला हंस प्रसन्न हो गया। तुम पहली हो जिसने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसका मतलब तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। क्या मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती हूँ? इसका क्या मतलब? सुनो, मैं काला हंस नहीं बल्कि मैं कोई और हूँ, और मैं कौन हूँ ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। आओ, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर काला हंस तालाब में कूद गया। गौरी चौंक गई। ये तो तालाब के अंदर कूद गया। जरूर तालाब में कोई रहस्य है। अगले ही पल गौरी भी तालाब में कूद गई। तालाब में कूदते ही